भूतिया हॉस्टल। इसके लेखक हैं विकास सैनी। तो आज मैं आपको भूतिया हॉस्टल का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप सभी ने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके इस कहानी का पहला भाग सुन लीजिए, फिर आप कहानी को कंटिन्यू करिएगा। पीयूष एक पार्क में अकेला बैठा हुआ था जो हॉस्टल से लगभग 800 मीटर दूर था। पता नहीं वह किस सोच में गुम था। तभी जानवी भी वहां आकर बैठ गई। जानवी ने पूछा, अब क्या हुआ, क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई है? पीयूष ने कोई उत्तर नहीं दिया। जानवी ने कहा, मैंने कहा था ना कि वो हॉस्टल ठीक नहीं है। तुम वो हॉस्टल छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं उस हॉस्टल को? और क्या जानती हो तुम उस हॉस्टल के बारे में? साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? पीयूष ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, कहकर जानवी उठकर चली गई। अगले 2 दिनों तक पीयूष रूम से रात को बाहर नहीं निकला, मगर वो आवाज और वो दहशत अब भी छाई हुई थी। बल्कि अब तो पीयूष रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर आ जाता था जो उसने उस रात देखा था। अब उसे हर वक्त अपने चारों ओर अजीब सा एहसास होता था। वह कॉलेज में भी सहमा हुआ रहता था। रवि और अंकुश भी उसे इस तरह देखकर परेशान थे। अंकुश जॉन और जानवी की टीम का लीडर राघव को ही बनाया गया। सुहेब के जाने के बाद से राघव बड़ा परेशान सा रहने लगा था। पीयूष सैफाली को बहुत पसंद करता था, मगर कुछ दिनों से वह उससे भी कुछ बात नहीं करता था। हॉस्टल के बाहर एक कच्ची दुकान थी जिस पर चाय बिस्किट खाने का सामान रहता था। अक्सर वह रात को 9 बजे ही दुकान बंद करके चला जाता था, मगर आज रात वह शराब के नशे में दुकान के एक कोने में लेटा हुआ था। काफी देर बाद उसे हल्का सा होश आया और वह दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। उसकी दुकान कमरा नंबर 326 के सामने बिल्कुल नीचे थी। रात होते ही हॉस्टल सुनसान वीरान हो जाता है, यह बात उसे अच्छे से पता थी। अचानक उसने नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उसने पाया कि उस कमरे में लाइट जल रही है, जबकि सालों से कोई उस कमरे में गया तक नहीं था। अचानक तेजी से लाइट जलने बुझने लगी, फिर एकदम से बंद हो गई। आवाज गूंजनी शुरू हो गई थी। चारों ओर खौफ का माहौल छाने लगा। अचानक कुछ परछाइयां कमरे की खिड़की पर दिखने लगी और तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और आंगन की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह देखकर दुकानदार के होश उड़ गए और वह दुम दबाकर भाग गया। अगली सुबह उसकी दुकान के आगे भीड़ जमा थी। वह सबको रात की घटना के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि दरवाजा खुला था और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था। तभी एक लड़का कहने लगा, दरवाजा तो कई महीनों से बंद है, भला कैसे खुल सकता है? और खोलने का जोखिम कौन उठाएगा? और दूसरी बात यह है कि सुनने में आया कि वो महिला सी दिखती है, तो तुम्हें आदमी क्यों दिखा? सब दुकानदार का मजाक उड़ाने लगे। सबने सोचा कि ये शराबी शराब के नशे में रहता है, जिस वजह से इसे ऐसा लगा होगा। लेकिन हॉस्टल की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता था। पीयूष जानता था कि दुकानदार सच बोल रहा है। वह दुकानदार के पास आकर उसकी बातें गौर से सुन रहा था। तभी पीयूष के बड़े भाई राजीव का फोन आया। राजीव बोला, दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, घर चलते हैं, इसलिए मैं आज अपने दोस्त लोकेश के साथ तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। दिवाली की छुट्टियां हो रही थी, इसलिए सब लड़के अपने घर जा रहे थे। 3rd फ्लोर पर पीयूष, रवि, अंकुश और राघव ही बचे थे, मगर राघव किसी से मिलने बाहर गया हुआ था। शाम को राजीव और लोकेश आए। वे दोनों पीयूष से मिलकर काफी खुश थे। रवि और अंकुश भी उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेकर आए। पांचों ने मिलकर बहुत मस्ती की। रवि और अंकुश ने राजीव को हॉस्टल की घटनाओं के बारे में बताया, मगर पीयूष ने अपनी वाली घटना बताने के लिए उनसे पहले ही मना कर दिया था। राजीव और लोकेश को यह सब मजाक लग रहा था। वे दोनों उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोकेश और राजीव बालकनी में खड़े थे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा हो, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। राजीव मजाक उड़ाते हुए बोला, लोकेश क्यों ना उसी कमरे में रहा जाए जिसके बारे में लोग बता रहे हैं। लोकेश बोला, बिल्कुल। पीयूष चिल्लाकर बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को ये मजाक लगता है? राजीव हंसते हुए बोला, अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे। तभी राजीव पीयूष से घर चलने के लिए कहने लगा। पीयूष ने जाने से मना कर दिया।
अब तक राजीव को पीयूष के हॉस्टल और उसके साथ हुए हादसे के बारे में कुछ पता नहीं था। पीयूष के मना करने पर राजीव गुस्सा हो गया था। दोनों भाइयों में बहस होने लगी। आखिर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजीव उठकर कमरे से बाहर चला गया। रात के करीब 10:30 का टाइम था। बाहर आकर गुस्से में उसने 326 के दरवाजे पर जोर से लात मारी। अचानक उसे लगा कोई अंदर से जवाब दे रहा हो, मगर वह नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। लोकेश भी राजीव के पीछे पीछे उसे मनाने चला गया। वे दोनों शांति से कमरा नंबर 327 में जाकर बैठ गए। उधर पीयूष ने रवि से फोन लगाकर राजीव को कमरे में आने को कहा, क्योंकि वह खुद मनाना नहीं चाह रहा था। राजीव ने मजाक में कह दिया, अपने दोस्त से कह दो कि हम लोग एक रूम में आराम से बैठे हैं। पीयूष ने सोचा कि शायद वे दोनों राघव के साथ बैठे होंगे। काफी देर बाद राघव का फोन आया, जिसने बताया कि वह कल शाम तक भी नहीं आ पाएगा। यह बात सुन पीयूष सन्न रह गया। वह समझ गया कि राघव भी यहाँ नहीं है और बाकी सबके कमरों में भी ताले लगे हैं, मतलब कुछ गलत होने वाला है। उसने घड़ी में टाइम देखा। टाइम था 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट। दहशत का मंजर शुरू हो चुका था। राजीव दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मजाक मजाक में लोकेश उनके कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया था। लोकेश और राजीव के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वे दोनों बैठे हुए सामने वाले कमरे 326 की ओर देख रहे थे। अचानक उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो उस कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट हो रही हो। चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजना शुरू हुई। करुण विलाप करती हुई महिला की आवाज जो पूरे फ्लोर को चीर कर रख देने वाली थी, क्योंकि यहाँ 3rd फ्लोर पर सिर्फ ये 5 लोग ही थे, इसलिए आवाज आज बहुत ही तेज और खौफनाक थी। राजीव और लोकेश के तो होश ही उड़ चुके थे। वहीं पीयूष भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आज खौफ का आलम इतना ज्यादा था कि हर दिन नॉर्मल रहने वाले रवि और अंकुश भी थर थर कांप रहे थे। खौफ आज अपने चरम पर था। राजीव हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद करने को लपका। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक झटके के साथ दरवाजा खुला और जो राजीव दरवाजे से लग कर खड़ा था वह आगे जाकर गिरा। दरवाजा फिर खुल चुका था और तुरंत उनके सामने वाला कमरा 326 का भी दरवाजा खुला और उन्होंने देखा उसमें से एक छोटी बच्ची बाहर निकलकर उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसकी उम्र 4 से 5 साल लग रही थी। लोकेश डर से बहुत ज्यादा सहम गया था कि वह चिल्लाने लगा, राजीव भैया अब क्या होगा? शायद राजीव को पुकारना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक वह बच्ची रुकी और उसने आंखें ऊपर उठाकर राजीव की ओर देखा। उस बच्ची की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक महिला की परछाई भी दीवार की ओर दिख रही थी। ऐसा लगा मानो उसने इशारे से उस बच्ची को बुलाया हो। बच्ची आगे चल रही थी, मगर वह मुड़ मुड़ कर पीछे की ओर सिर्फ राजीव को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा प्रकाश सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक गया हो और वो इंसान था राजीव। आवाजें गहराती जा रही थी। 326 कमरे का दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा था। राजीव और लोकेश को अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने पीयूष की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी। लाइट जा चुकी थी। अचानक आवाज कुछ हल्की हुई और फिर अचानक से आवाज पूरी तरह से शांत हो गई थी। पीयूष ने तुरंत वार्डन और चौकीदार को फोन लगाया, जो 1st फ्लोर पर थे। 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर भी लगभग खाली थे। ताज्जुब की बात यह थी कि 2nd और 1st फ्लोर पर वो आवाज नहीं गूंजती थी, लेकिन खौफ इतना ज्यादा था कि उनमें भी लड़के बहुत कम ही बाहर निकलते थे। ये दोनों फ्लोर भी 3rd फ्लोर से कम नहीं माने जाते। पीयूष बोला, भैया हमें आपकी मदद चाहिए। इतना कहकर जो कुछ भी वहाँ हो रहा था उसने उन्हें बता दिया, मगर यह बात सुनकर वार्डन भी इतना डर गया था कि वह बोला, गलती आप लोगों की है तो भुगतोगे भी आप लोग। भैया हमें भी अपनी जान प्यारी है, चलिए फिर भी हम कुछ करते हैं। यह कहकर वार्डन ने फोन रख दिया। पीयूष समझ गया था कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला। उसने दरवाजे को बहुत कसकर धक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रवि ने राजीव को फोन मिलाया। लोकेश ने फोन उठाया, जो बहुत ही सहमा हुआ था। रवि बोला, या तो तुम लोग उसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, या फिर अगर बाहर आ सकते हो तो जल्दी से हमारा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। जब तक तुम कमरे के अंदर बंद रहोगे सुरक्षित रहोगे। रवि का अंदाजा यह था कि दरवाजा बंद करने से किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। आवाज गूंजनी बंद हो चुकी थी, मगर माहौल अभी भी खौफ का ही था। और राजीव के बंद करने पर जब दरवाजा खुला था तब भी तो दरवाजा अंदर से बंद था। यह बात शायद डर के मारे किसी ने नहीं सोची और अब तो उनके दरवाजे की कुंडी भी टूट चुकी थी। तभी उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी जो उनकी ओर ही आ रही थी।
अचानक दरवाजे के सामने तक आकर आहट खत्म हो गई। राजीव और लोकेश ने हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर की ओर भागे। वे दोनों अभी कमरे से बाहर निकले ही थे कि आंगन में बल्ब जल उठा। कदमों की आहट उनके पीछे से आ रही थी। वे दोनों आगे भागना चाह रहे थे, मगर उनके पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे किसी ने उनके पाँव जकड़ रखे हों। अब उन्हें लगने लगा था कि ये उनका आखिरी पल है। पीछे से एक करुणा और दर्द से भरी आवाज आई, राजीव, राजीव। यह सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन हिम्मत से काम लेकर पीयूष के कमरे का दरवाजा खोल दिया और वे दोनों रूम में आ गए। मगर उनके भीतर का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीयूष, रवि और अंकुश भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। आवाज एक बार फिर गूंजनी शुरू हुई। आखिर राजीव का इस घटना से क्या संबंध था, आइए जानते हैं। 10 साल पहले एक मशहूर कॉलेज के लिए हॉस्टल बनाने का काम चल रहा है। ये वही हॉस्टल है जिसमें अभी वर्तमान कहानी चल रही है। खुशवंत राव उसके स्पॉन्सर हैं, जो इस हॉस्टल के मालिक हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिन भर धूल धुएं का गुब्बारा उड़ता रहता है। ठेकेदार कालीचरण आराम से बैठा एक कोने में तंबाकू खा रहा है, जो उसने पास के दुकान से खरीदा है। दुकानदार राधे श्याम से उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई है। कालीचरण मजदूरों से कोहलू के बैलों की तरह काम करवाता है और तनख्वाह के नाम पर उन्हें बहुत कम पैसे देता है। इन्हीं मजदूरों में से एक था राजीव। राजीव एक बहुत ही मेहनती मजदूर था, जो जिस भी काम को करता था पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। वह यहाँ अपने परिवार के साथ आया था। उसकी पत्नी मिताली और उसकी 4 साल की बेटी इसी निर्माणाधीन इमारत में रहते थे। राजीव कालीचरण की बेईमानी से बहुत परेशान था। यूं तो वह कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। खुशवंत राव भी राजीव से बहुत प्रभावित थे। एक दिन राजीव कालीचरण के पास आकर बोला, काली, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को तू उसकी पूरी मजदूरी नहीं देता है और यहाँ पर तू नकली सामान भी लगवा रहा है। क्या बोल रहा है तू? जरा होश में बोल, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। कालीचरण बोला। कोई कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब तू कुछ भी करेगा? काली, ये मजदूर लोग हैं, इनके परिवार और जिंदगी के बारे में सोच। ये कमाएंगे तो घर का चूल्हा जलेगा। तुझे मेरे न सही इनके साथ तो न्याय करना चाहिए। राजीव दुखी भाव से बोला। नहीं देता मैं क्या करेगा तू? तो फिर मुझे खुशवंत राव से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। राजीव बोला। मेरी शिकायत करेगा तू? जा, तुझे अब तक के तेरे काम का 1 भी रुपया नहीं देता। काली गुस्से में बोला। इसके बाद काली और राजीव में हाथापाई हो गई। राजीव घर आया, वह बहुत ही ज्यादा निराश था। अगली सुबह पुलिस ने बताया कि राजीव और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये हत्या थी या आत्महत्या, या कोई और राज भी इसके पीछे था, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात पीयूष को आज सुबह ही उसी शराबी दुकानदार से पता चली, जिसकी 10 साल पहले भी यहाँ दुकान थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब राजीव का नाम बार बार गूंज रहा था। सिसकियाँ और चीख पुकारे अपने चरम पर थी। हवाओं में दहशत ही दहशत थी। जहाँ एक और सारी दुनिया दीपावली के लिए सज रही थी, वहीं ये हॉस्टल खौफ और दहशत के साये में गुम था। अंकुश डर की वजह से बेहोश हो चुका था। लोकेश तकिया से अपने सिर को दबाकर लेट गया ताकि इन आवाज़ों को वह ना सुन पाए। राजीव को बहुत तेज बुखार हो गया था। पीयूष यह नहीं समझ पा रहा था कि वह करे तो करे क्या। रवि हनुमान चालीसा दोहराना चाहता था, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, और शायद वह ऐसा करके उसका ध्यान अपनी ओर भी खींचना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज गले से मुंह के बीच में ही दब कर रह गई हो। आवाजें आज इतनी तेज थी कि फर्स्ट फ्लोर भी दहले बिना ना रह सका। हर कोई सहमा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। डर के इसी माहौल में रात के 3 बजने को आए। ये वही वक्त होता है जब इनकी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, और जिसका डर था वही हुआ। आवाज इतनी तेज हो चुकी थी मानो सारा शहर ही इसकी चपेट में हो। बीच बीच में कुछ पलों के लिए आवाज शांत होती भी थी, तो भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पलक भी झपक सके। हर कोई बूथ सा बना हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। राजीव का नाम अब भी पुकारा जा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि 5 बजे के बाद आवाज बंद हो जाएगी, मगर आखिरी सिसकी 6 बजे तक गूंजी। सुबह के 8 बज चुके थे। सब अधमरे से पड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अब भी कमरे से बाहर कदम रख सके। बड़ी देर बाद पीयूष बाहर निकला
और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वार्डन से बहुत बहस की। धीरे धीरे करके सब बाहर निकले। हर कोई अपने आप को जिंदा पाकर खुश भी था मगर दहला हुआ भी था। राजीव वार्डन से बोला, जब यहाँ ऐसा सब कुछ होता है तो कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की तुमने? देखो भाई, ऐसा कम ही होता था। अब तक कितने बच्चे यहाँ रहकर जा चुके हैं और इन लोगों को रहना ही तो है, शांति से रह सकते थे। उसे छेड़ने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपके यहाँ आने के बाद ही ये घटना और बढ़ी है। वार्डन बोला, पीयूष अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। राजीव गुस्से में बोला, देख लो, इतने से शहर में कमरा आसानी से मिलने से रहा और मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि वो सेफ रहेगा? वार्डन बोला। इसी बहस के बीच पीयूष शेफाली से मिलने चला गया, जिसे उसने फोन करके कॉलेज के मैदान में बुलाया था। पीयूष शेफाली के पास जाकर बोला, कैसी हो शेफाली? अच्छा, तो मेरा हालचाल पूछने का तुम्हें समय मिल ही गया। शेफाली बोली, ऐसी बात नहीं है शेफाली, तुम नहीं जानती कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना कहकर पीयूष ने शेफाली को रात की घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर शेफाली भी डर गई। शेफाली, एक ऐसी बात और जो मैंने किसी को नहीं बताई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पीयूष ने उस रात क्या देखा था वह शेफाली को बताने ही वाला था कि उसने जानवी को वहां से गुजरते हुए देखा और वह शांत हो गया। पीयूष बोला, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह कहकर पीयूष ने शेफाली के कान में कुछ फुसफुसाया। पीयूष वहां से चला गया था और राजीव भी उस हॉस्टल से जाने की तैयारी कर रहा था। पीयूष रास्ते में जा रहा था कि उसे जानवी मिल गई। वह बोली, पीयूष क्या तुम ठीक हो? हाँ, कुछ हद तक। सुहेब ने आत्महत्या क्यों की थी, कुछ पता चला? जानवी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मगर तुम जानने के लिए इतना बेचैन क्यों हो? पीयूष ने सवालों में जानवी को घेरते हुए कहा, क्योंकि मुझे जानना है। और वैसे तुम शेफाली को रात की हॉस्टल की जो बात बता रहे थे, मुझे उसके बारे में भी ढंग से जानना है। जानवी बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें? मैंने भी तुमसे उस दिन हॉस्टल के बारे में पूछा था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? और दूसरा, सुहेब की सुसाइड का इन सब से क्या संबंध है? इसके बारे में भी शायद तुम्हें पता है, मगर तुम बताना नहीं चाहती हो, क्यों? पीयूष गुस्से में चिल्लाकर बोला, 2 साल पहले अजय शर्मा के साथ क्या हुआ था मुझे क्या पता? और अब अजय शर्मा कौन है ये? पीयूष झुंझुलाकर बोला, कोई बात नहीं, कॉलेज के खास और हॉस्टल मालिक का अमीरजादा राघव है ना, वही बता देगा। कहकर जानवी चली गई। पीयूष जल्दी से हॉस्टल आया। वह बुरी तरह इन पहेलियों में उलझता चला जा रहा था। पीयूष दौड़कर राघव के कमरे में पहुंचा, जो अभी अभी आया था। पीयूष को आते देख राघव बोला, आ भाई पीयूष, क्या हाल है? अजय शर्मा कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? पीयूष ने आते ही पूछा। क्या मतलब? मुझे इन सब से क्या लेना देना? राघव हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे जानना है इस बारे में। क्या है इस हॉस्टल का अतीत? पीयूष बोला, मुझे सच में कुछ नहीं पता। राघव बोला, ओह, तो क्या ये भी सच नहीं है कि आप हॉस्टल मालिक खुशवंत राव के बेटे हैं? पीयूष बोला, मेरे निजी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। राघव गुस्से में बोला, अच्छा हम दोस्त हैं? हाँ हाँ, कितना अच्छा मजाक है। तुमने आज तक रैगिंग के अलावा किया ही क्या है? और सुहेब भी तो तुम्हारा दोस्त था, वो तो मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगा ना? पीयूष हंसने लगा। पीयूष गुस्से में पागल की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। राघव गुस्से में बोला, तूने हद पार कर दी है पीयूष। वह कुछ करता इससे पहले ही रवि आकर पीयूष को पकड़कर ले गया। वहीं एक और राजीव था, जो रात की बातों को भुला नहीं पा रहा था। उसे अपने भाई की भी चिंता सता रही थी। वह अपने भाई को इस डर से दूर रखना चाहता था। उसने घर की ओर जाने से पहले ऋषिकेश में महादेव के मंदिर और माँ गंगा के दर्शन करने की योजना बनाई। दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। और कमेंट में जय महाकाल और महादेव कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पीयूष पहले तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर फिर उसे क्या सूझी कि वह जाने के लिए तैयार हो गया। रवि, अंकुश और लोकेश भी रात की घटना को जहन से निकालने के लिए तैयार हो गए। पांचों लोग ऋषिकेश पहुंचे। देवताओं की भूमि के दर्शन करके वे बहुत खुश हुए। वे जब महादेव मंदिर पहुंचे तब पीयूष ने महादेव से हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना की, हे महादेव, मैं हॉस्टल से खौफ के उस साए को मिटाकर अपने जैसे ही कई लोगों को इस खौफ के साए से दूर रखना चाहता हूँ।
रास्ता दिखाना भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कमेंट करिए जय महाकाल। आज हॉस्टल में राघव अकेला ही था। जो कल हुआ था उसका पता उसे चौकीदार से चला, लेकिन रात होने से पहले ही राघव हॉस्टल से कहीं चला गया था। लेकिन चौकीदार और वार्डन के लिए आज खौफ कल से भी ज़्यादा था, क्योंकि आज हॉस्टल में वे दोनों अकेले ही थे। लेकिन उन दोनों का फर्स्ट फ्लोर पर रहना डूबते के लिए तिनके के सहारे जैसा था। मगर दिल दहला देने वाली उस गूंज से अब फर्स्ट फ्लोर भी बचा हुआ नहीं था। 2 दिन तक उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से टाइम काटा, और आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों दिन राघव को किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता था। कभी उसका दोस्त बीमार हो जाता था तो कभी कुछ। वहीं पीयूष 2 दिन अपने घर पर बिताकर अपने मामा के यहाँ चला गया। हॉस्टल के मालिक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हॉस्टल में से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं शोएब के सुसाइड केस को लेकर ये बात बहुत बिगड़ चुकी थी। राजीव घर में बैठा था, तभी उसके मामा के घर से फ़ोन आया और उन्होंने पूछा पीयूष नहीं आया क्या। यह सुनकर राजीव के होश उड़ गए। वह समझ गया था कि पीयूष कहाँ होगा। उसने तुरंत हॉस्टल फ़ोन लगाया, मगर पीयूष हॉस्टल भी नहीं पहुंचा था। राजीव ने पीयूष के सभी दोस्तों से पता किया, मगर पीयूष का कुछ पता नहीं चला। पीयूष कहाँ गया और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। राघव हॉस्टल के मालिक का बेटा होने के बाद भी खुद हॉस्टल में क्यों रहता है। अजय शर्मा कौन था और पीयूष का उससे क्या संबंध था। राजीव और उसके परिवार से जुड़ा क्या कोई और भी राज था। दोस्तों कहानी अभी बाकी है।